ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ. ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अभी आपने जो वीडियो देखा, इसी वीडियो से ये कहानी मैं शुरू करता हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये 19 साल का एक लड़का है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। नाम इसका शरत एन। केरला का रहने वाला ये परिवार है शरत का, लेकिन ये लोग बेंगलुरु में आ गए थे। और ये जो आपने वीडियो देखा, ये 12 सितंबर 2017 का है, 12 सितंबर 2017। शायद मलयालम में वो बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में उसका सबटाइटल भी है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि शरत जो है इस वक्त किडनैपर के कब्जे में है, और वहीं से वो अपने पेरेंट्स को ये मैसेज भेज रहा है। रात करीब 10:30 बजे के आसपास ये वीडियो मैसेज व्हाट्सएप पर शरत के पेरेंट्स को मिला, शरत की मदर को मिला। और शरत ने इस वीडियो मैसेज में ये कहा कि मुझे कुछ लोगों ने उठा लिया है, 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, पूरे घर पर उन लोगों की नज़र है, अगला टारगेट मेरी सिस्टर हो सकती है, इसलिए प्लीज़ 50 लाख रुपए आप दे दीजिए और मुझे छुड़ा लीजिए। ये लोग बहुत ख़तरनाक है, इनके पास तमाम ख़तरनाक हथियार भी हैं। तो ये वीडियो मैसेज था। अब सवाल ये है कि शरत किन के कब्ज़े में, कौन वो लोग, और फिर ये वीडियो मैसेज क्यों भेजा गया। पूरी कहानी कुछ यूँ है कि 12 सितंबर 2017 की बात है। जैसा मैंने कहा, शरत का परिवार केरला का रहने वाला, लेकिन ये लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। जो शरत के पिता हैं, निरंजन कुमार नायर, वो इनकम टैक्स में अफसर थे और वहीं बेंगलुरु में पोस्टेड। परिवार में उनके एक शरत और एक शरत की बहन, ये दोनों भाई बहन और पत्नी, 4 लोग रहा करते थे। 11 सितंबर को, यानी इस इंसिडेंट से एक दिन पहले, शरत ने एक नई मोटरसाइकिल या बुलेट ली थी। उसे बुलेट और नई नई बाइक का बड़ा शौक था, क्रेज़ था, और घर वालों को भी पता था। और उसके इसी शौक को देखते हुए घर वालों ने उसे ये तोहफा दिया था। तो शरत बेहद खुश था उस दिन। अगले दिन 12 सितंबर की शाम को वो करीब घर से निकलता है 6:30 बजे के आसपास, और माँ से कहता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपनी नई बाइक दिखाऊंगा। माँ ने भी कहा ठीक है जाओ। अब वो चला जाता है। 7:30 तक उसको घर आ जाना था, वो आता नहीं है। माँ उसे अब कॉल करती है, वो उठाता नहीं है। तो माँ फिर उसे मैसेज लिखती है कि देखो जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद उसका एक उधर से रिप्लाई आता है कि मैं 9:30 तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस मैसेज को पढ़कर माँ को थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ को मैसेज करता था शरत, तो वो अम्मा ज़रूर लिखता था। लेकिन उस दिन उसमें अम्मा मिसिंग था। बस ये था कि मैं 9:30 तक घर आ जाऊँगा। लेकिन 9:30 हो गया, वो लौटा नहीं। रात के अब 10:30 बज गए, घर में सब परेशान। जब 10:30 बज गए, तब अचानक एक वीडियो मैसेज आया, यही वीडियो मैसेज जो आपने अभी देखा शुरुआत में। अब जैसे ही ये मैसेज देखा तो घर वाले परेशान, सारे घबरा गए। परिवार का इकलौता बेटा और इस तरीके से किडनैप हो चुका है और मैसेज भेज रहा है, और 50 लाख कहाँ से लाएं। चूँकि निरंजन कुमार नायर एक खुद इनकम टैक्स में अफसर थे, तो उन्होंने कहा कि इस बात को पुलिस तक पहुँचाई जानी चाहिए। अब घर वाले मशवरा कर रहे हैं कि क्या करें, पुलिस तक जाएं कि नहीं जाएं। किडनैपिंग के केस में आमतौर पर ये ख़तरा होता है, लेकिन फिर ये तय हुआ कि नहीं, पुलिस के पास जाते हैं। अब ये सारी बातें हो रही हैं। अब इसी दौरान में अड़ोस पड़ोस जो शरत के दोस्त हैं, उनको भी खबर लग गई।
वो सब भाग कर घर आते हैं, सब पूछने लगते हैं। एक शरत का बहुत ही, स्कूल और शरत और उसकी सिस्टर दोनों का एक दोस्त था, बचपन से ही स्कूल में साथ रहे थे, विशाल, वो भी घर पहुंचता है और फिर ये पूछता है कि आप लोग क्या करेंगे, तो कहते हैं हम पुलिस के पास जाएंगे। अब ये लोग पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही देर में एक दूसरा वीडियो मैसेज आता है शरत का, और उस दूसरे वीडियो मैसेज में कहता है कि मम्मी और पापा प्लीज़ आप पुलिस तक मत जाना, मेरी जान को ख़तरा है, ये लोग मार देंगे और हमारे घर के हर शख्स पर इनकी नज़र है कि आप लोग क्या कर रहे हो, और अगला टारगेट हमारी बहन हो सकती है, तो आप जो ये मांग रहे हैं वो आप इन्हें 50 लाख रुपए दे दो, और वरना ये हमें मार डालेंगे, और आप प्लीज़ पुलिस के पास मत जाना। लेकिन इस मैसेज के बावजूद परिवार पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस में शरत की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा देता है और यह वीडियो पुलिस के हवाले कर देता है। अब पुलिस केस दर्ज करने के बाद शरत को ढूंढना शुरू करती है। जितने दोस्त, तमाम उनसे पूछताछ, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन बीतता जा रहा है। अब किडनैपिंग के केस में जितना ज़्यादा टाइम जैसे जैसे बीतता जाए तो ख़तरा उतना बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि किडनैपिंग में किसी को पकड़ कर रखना हमेशा रिस्की होता है, और ख़ासतौर पर सामने वाले को ये पता चल जाए कि अब ये मीडिया में भी आ गई, खबर हाईलाइट हो गई है, तब तो समझिए कि और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इधर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं और घर वाले भी, कि अब उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, अजीब अजीब ख्याल, सपने आ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। करीब 11 दिन बीत जाता है, शरत का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद ना कोई वीडियो मैसेज आता है। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई है, हर एक से पूछताछ कर रही है। इस दौरान में बहुत सारे दोस्तों से भी पूछताछ की, उन दोस्तों में एक विशाल भी था, उससे भी पूछताछ की। तो जब उससे पूछताछ की तो खुद शरत के फादर सामने आए। उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को परेशान मत कीजिए, ये हमारा फैमिली का बहुत ही पुराना, मतलब एक तरह से मेंबर है, हमारी बेटी और बेटा दोनों का स्कूलमेट है, दोस्त है। तो पुलिस ने कहा नहीं, हम हर एक से पूछताछ कर रहे हैं, तो कोई इशू तो है नहीं। तो दोनों बार, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम खुद आएंगे। तो विशाल बाकायदा को लेकर समर्थ के पिता पुलिस के पास गए, वहाँ बयान दर्ज हुआ। फिर पुलिस ने कुछ कहा कि मुझे विशाल पे डाउट हो। उन्होंने कहा कि आप शक मत कीजिए, ये बिल्कुल हमारी फैमिली जैसा है, तो आप केस की तफ्तीश कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को बार बार विशाल पर शक हो रहा था। 11वां दिन था। 11वां दिन खत्म होते होते रात को पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को यह भी था कि अगर अब वो विशाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो समर्थ, शरत के फादर, वो और उसके घर वाले फिर बीच में आ जाएंगे। तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से विशाल को उठाया और उठाने के बाद उससे पूछताछ की। विशाल ने वही कहा कि मेरा दोस्त है शरत, उसकी सिस्टर भी मेरी क्लासमेट है, हम बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। अच्छा, इस दौरान में पुलिस जब जब जांच करती वो हमेशा जांच में भी साथ था, परिवार के साथ। उसने बहुत सारे दोस्तों के और नंबर दिए जो पुलिस को या परिवार को नहीं पता था। 1-2 बार उसने ये भी कहा कि शरत शायद बीच में ड्रग्स लेने लगा था और उसके पास जिस दिन वो निकला था पैसे भी थे, तो हो सकता है किसी ने लूट या उसके लिए उसको मार डाला हो या किडनैप किया हो। तो ये तमाम बातें बता रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना, हर एक पुलिस वालों ने हर एक के मोबाइल तराशे, उसने अपना भी मोबाइल और सिम निकाल कर दे दिया पुलिस को कि ये मेरा सिम है, इसमें आप सारे कॉल डिटेल देख सकते हैं। पुलिस ने सारे कॉल डिटेल देखे और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। इसी दौरान 11वां दिन हो चुका था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था। लेकिन तभी 12वें दिन शहर से, बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर दूर एक छोटी सी नदी में एक लाश मिलने की खबर आती है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। लाश एक नौजवान की थी, एक लड़के की थी। लाश को देखने के बाद, उसके कपड़े को देखने के बाद, चूँकि जिस कपड़ों में निकला था शरत, पुलिस के पास वो सारी हुलिया, उसकी जानकारी थी। घर वालों को बुलाया जाता है। शक यकीन में बदल जाता है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। वो लाश शरत की थी। घर वाले लाश देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। उनके इकलौते बेटे की मौत हो चुकी थी। लाश को देखकर लग रहा था कि मौत बहुत पहले हुई है। अब इधर पुलिस तमाम तफ्तीश कर चुकी थी।
कोई सुराग हाथ में था नहीं, ले देकर कुछ दोस्त शक के घेरे में थे, उनसे भी कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जिस जगह लाश मिली, पुलिस ने वहाँ के मोबाइल टावर से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की और इसके बाद फिर से अब खामोशी से बिना शरद के घर वालों को बताए विशाल को दोबारा बुलाकर पूछताछ करना शुरू किया। अब उसके मोबाइल को फिर से खंगाला गया। इत्तेफाक से उसका लोकेशन जो था क्राइम सीन पर दिखा रहा था, जिस जगह से लाश मिली थी। अब हुआ ये था कि जब शरद ने अपना सिम दिया तो पुलिस को लगा कि इसने बड़ी आसानी से अपना सिम खुद ही दे दिया है, इसके पीछे कुछ और चक्कर हो। पुलिस ने उसकी पूरी फैमिली के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया था कि और किन किन लोगों के पास मोबाइल है। तो विशाल की माँ भी एक मोबाइल यूज़ करती थी। अब विशाल की माँ के मोबाइल को जब उसके CDR निकाले गए तो पता चला कि विशाल की माँ के उस मोबाइल का लोकेशन उस जगह पर मिल रहा है जिस जगह पर ये लाश मिली थी। अब विशाल की माँ का मोबाइल कौन यूज़ करेगा, और विशाल ने अपना सिम देकर अपने आप को पाक साफ कर दिया था। तो जब विशाल की माँ के मोबाइल का लोकेशन क्राइम सीन से मिल गया तो पुलिस को यकीन हो गया। इसी के बाद अब पुलिस ने विशाल को उठाया और इसके बाद सही तरीके से उससे पूछताछ की। थोड़ी देर के बाद विशाल टूट गया और इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद आज भी शरद के घर वालों को यकीन नहीं है। विशाल और शरद स्कूलमेट थे। उसी स्कूल में शरद की बहन भी पढ़ती थी। सब अच्छे दोस्त थे। शरद ठीक ठाक फैमिली से था। फादर उसके इनकम टैक्स में अफसर थे, ऊंचे पोस्ट पर थे। स्कूल से जब अलग हुए तो शरद फिर इंजीनियरिंग करने लगा। इधर विशाल के एक जीजा थे और वो जीजा कर्ज में डूबे हुए थे। विशाल को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और विशाल को लगा कि क्या करें, कहाँ से लाएं। चूँकि वो लगातार शरद से मिलता था, एक दिन पहले उसकी नई बुलेट खरीद कर फैमिली वालों ने दी थी। तो अचानक उसे ख्याल आया कि इसके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तो अगर शरद को उठा लें तो आराम से 40-50 लाख रुपए फैमिली वाले दे देंगे और फिर कुछ होगा भी नहीं। इसी के बाद इसने 12 सितंबर को फ़ोन करके कि आओ तुम अपनी बाइक दिखाओ, नहीं लेकर आए। और शरद ने घर में बताया नहीं, उसने बोला अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। ये पहुंचा उनकी बताई हुई जगह पर। वहाँ पहले में एक कार में विशाल और उसके 3 और दोस्त, जिसमें उसका जीजा भी शामिल था, वो सब मौजूद थे। और ये सारे 21-22 साल के लड़के थे। अब चूँकि सब दोस्ती थी तो वहाँ बैठ गए। लेकिन इसी दौरान में हुआ ये कि यहाँ पे तब तक विशाल गायब था। वो जो 3 लड़के थे वो मौजूद थे कार में और ये अपनी बाइक से पहुंचा। जब ये वहाँ पहुंचा तो उन तीनों ने उसको बहाने से कार में बिठाया और कार में बिठाने के बाद फिर कहा कि अब तुम किडनैप हो चुके हो, ताकि वो विशाल को ना पहचान सके और ये ना लगे कि वो विशाल इस किडनैपिंग में शामिल है, क्योंकि शरद विशाल को जानता था और वो तीनों उसके लिए अनजान थे। पहली बार वो तीनों टकराए थे, जो विशाल के जीजा और उसके 2 दोस्त थे। अब उसके बाद कार में ही बेंगलुरु में उसको घुमा रहे हैं और एक जगह पर फिर उससे कहते हैं कि ये एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करो और अपने घर को भेजो। ये वही वीडियो मैसेज है जो आपको शुरू में दिखाया। किडनैपर में उससे रिकॉर्ड करवाया और फिर उसकी मदर के मोबाइल पे भेजा। अब इधर किडनैपर इनके साथ है, शरद को लेकर घूम रहा है कि वीडियो मैसेज भेजेंगे, रात तक या सुबह तक पैसे मिल जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। इधर विशाल जो है वो रात को घर पहुंच गया इस वीडियो मैसेज के डिलीवर होने के बाद, क्योंकि वो अक्सर आता था और तब तक वो उसकी बहन का भी दोस्त था। तो उसने पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया कि हम वो चूँकि बचपन का दोस्त है तो उन्हें नहीं मालूम कि किडनैपर है ये। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैसेज आया, तो वो पूछ रहा कि फिर तुम लोग क्या करोगे। तो उसने कहा कि नहीं, पापा ने कहा पुलिस में तो कंप्लेंट करना ज़रूरी है। विशाल ये सुन के घबरा गया। वो बाहर निकला। बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि इसका एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करो और बोलो कि आप पुलिस में ना जाएं वरना फिर अंजाम बुरा होगा, क्योंकि घर वाले पुलिस में जाने को तैयार बैठे हैं। तब एक दूसरा मैसेज हुआ कि आप पुलिस में मत जाओ, आपकी हर चीज़ों पर, हर गतिविधि पर हमारी नज़र है। लेकिन उसके बावजूद घर वाले पुलिस में पहुंच गए। विशाल को उम्मीद नहीं थी ज़रा सी भी कि शरद के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे उसकी किडनैपिंग का। उसे लगा था कि वो बड़ी आसानी से, चूँकि अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, चुपचाप खामोशी से पैसे दे देंगे।
लेकिन जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का फैसला कर लिया और रिपोर्ट लिखा दी तो वो घबरा गया। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, उसने कहा कि देखो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी, अब हम पकड़े जाएंगे, तुम उसे मार दो। जो इसके तीनों दोस्त हैं, जिनमें जीजा भी कह रहा देखो अभी तक हमने कोई रैंसम लिया नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, ये तीनों, हम तीनों को ये जानता नहीं है, तो इसको मारते नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये अपने घर पहुंच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कभी कुछ हुआ तो मामूली चीज़ें होंगी, कोई सज़ा भी नहीं होगी। लेकिन विशाल अड़ गया, उसने कहा नहीं, अगर तुम तीनों के ज़रिए ये बात मेरे तक आ गई और मेरी शिनाख्त हो गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कहीं भी कभी भी तुम तीनों को शिनाख्त करे और फिर ये तुम तीनों के ज़रिए मुझ तक पहुँचे। वो तीनों मना करते रहे कि नहीं मारना, छोड़ देते हैं। विशाल अड़ा रहा कि नहीं उसे मारना है, और आखिरकार विशाल की बात तीनों ने मानी। चलती कार में ही नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया और शरद को उसी रात मार दिया, यानी कि 12 सितंबर को ही। अगर अगले दिन वो लोग रैंसम के पैसे भी दे देते तो शरद जिंदा नहीं लौटता। अब मारने के बाद शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी नदी टाइप थी, उसमें उस लाश के साथ बहुत सारे ईंटें वींटें बांध देते हैं और उसमें जाकर डाल देते हैं। अब उधर डाल दिया, इधर विशाल लगातार घर वालों के साथ शरद की खबर ले रहा, ढूंढ भी रहा, पुलिस के पास भी जा रहा है। मतलब कातिल और किडनैपर घर के अंदर ही है, घर वालों के साथ है, किसी को भनक नहीं। उधर लाश को डालने के 2-3 दिन के बाद कातिलों को ख्याल आया कि कहीं लाश पानी के ऊपर तो ना आ जाए। वो फिर जाते हैं उस मौके पर, वहाँ देखते हैं कि हाँ सच में लाश ऊपर आ रही है। वो फिर से लाश को बाहर निकालते हैं, फिर से उस पर कुछ वजनी चीज़ बांधते हैं और फिर उसी नदी में फेंक देते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर अगले 3 दिन और गुजरता है, 6-7 दिन हो गए, फिर वो जाते हैं देखने की लाश कहीं ऊपर तो नहीं आ रही है। जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ फिर आ रही है। इस बार वो घबरा जाते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं और गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद फिर वो एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहाँ ले जाकर उस लाश को गड्ढे में डाल देते हैं और वापस चले आते हैं। लेकिन इत्तेफाक से गड्ढे में नहीं बल्कि वहाँ पे भी एक गहरा पानी टाइप का था, वहीं डाल देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन 12वें दिन इत्तेफाक से किसी की नज़र उस लाश पर पड़ जाती है, पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस तक ये बात पहुंच जाती है। फिर पुलिस क्राइम सीन के जब कॉल डिटेल अलग अलग निकालती है तो चूंकि विशाल पे शक पहले से था, और विशाल पे शक की वजह ये थी पुलिस को कि एक तो ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर रहा है, बाकी भी और दोस्त हैं लेकिन वो अपने अपने घर चले जाते हैं, ये लगातार वहीं घूमता फिरता रहता है और लगातार टटोलता है कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा, कहाँ जाएगी, कहाँ छापे मारेगी। तो लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे आकर काम कर रहा है। और फिर जिस तरीके से उसने अपना सिम दिया, मोबाइल दिया वॉलंटरली खुद ही, तो पुलिस को और भी शक हुआ। और इसी के बाद पुलिस उसकी फैमिली तक खंगालने लगी, और फिर माँ के जब मोबाइल को उन्होंने CDR निकाली तो क्राइम सीन का लोकेशन मिल गया। और इस तरीके से आखिरकार विशाल पकड़ा गया और बाकी तीनों पकड़े गए। जो निरंजन कुमार नायर हैं, उनके परिवार को आज भी यकीन नहीं है कि वो शख्स जो दोस्त था उनके बच्चों का, उसने कुछ पैसों के लिए इस तरीके से उनके बेटे को मार डाला, जबकि उसके जो दोस्त थे तीनों, वो नहीं चाहते थे कि उसका कत्ल करें, वो छोड़ देना चाहते थे। लेकिन ये अपना भांडा फूट जाने के डर की वजह से 19 साल के एक लड़के का कत्ल कर देता है। खुद इन लोगों की उम्र 20-22 साल थी। ये मुकदमा अभी बेंगलुरु की कोर्ट में चल रहा है। इसमें अगर आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।